Hello, good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. यस सर। ओके, वेट करो, बाकी लोग भी आ जाएं। एक, एक दो मिनट। लास्ट हमने कहाँ तक कर दिया था? लास्ट कोई न्यूमेरिकल किया होगा, मे बी। बताना कौन सा न्यूमेरिकल था? Sir, if second excitation potential is 108.9 volt, identify the ion. एक्साइटेशन पोटेंशियल। फर्स्ट Excitation फर्स्ट फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल, ये वाला क्वेश्चन। sir, second excitation potential. ओके ओके, सेकंड एक्साइटेशन। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अच्छे से सब लोग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कुछ लोग आए नहीं है, मे बी उनको पता नहीं है क्या लेक्चर नहीं है। शीट की एक्सरसाइज 1, ये क्या लिखा हुआ है? सॉल्व करने के लिए कहा था, ये लिखा है। ये सर सेक्शन सी दिया था। हाँ हाँ, वो तो दिया था, ठीक है। वो डिस्कस कर लें क्या? मैं सोच रहा था कि एक बार आधा चैप्टर हम कंप्लीट कर लें, फिर एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। फिर जब पूरा चैप्टर हो जाएगा फिर आधी कर लेंगे डिस्कस, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हुए ही नहीं होंगे अभी तो। मैं अभी इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ शीट डिस्कस करना। ठीक है, तो Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। Question we have: the first excitation, potential, excitation potential of hydrogen like sample, is 15 volt. ठीक है, find ionization energy, find ionization energy and second excitation potential, and second excitation potential। ये दोनों चीजें बता दें। करो इस क्वेश्चन को। जिसका हो जाए क्वेश्चन हैंड रेस करके बताना।
हाँ भाई, हो गया क्वेश्चन। बोलो भी हो गया क्वेश्चन या नहीं? तो मोहन जल्दी करो। सर आयनाइजेशन एनर्जी तो सर अराउंड 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। ओके, एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल? सर ये सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल 18 सर 18 के अराउंड 18 के अराउंड 18 के राउंड, ठीक है ठीक है, सही है सही है। बाकी लोग भाई, तुम्हें क्या गिवन है? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मीनिंग बताएगा कोई, क्या होता था? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मीनिंग बताओ क्या होता था? सर पोटेंशियल एनर्जी जिससे पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको सेट कर दिया जाए कि वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चलेगा। या फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब था जब हम फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में भेजते थे। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? जब हम फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में भेजेंगे। ठीक है, तो जब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में भेजते थे तो तब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती थी भाई? फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस होता है इन हाइड्रोजन वो कितना होता है? बताओ। 12 पॉइंट, ओ सॉरी, 10.2 होता है ना आई थिंक। 10.1 Yes. 10.1 10.1, हाँ 10.1, ठीक है। तो 10.1 ईवी होता है। तो बट ये किसी हाइड्रोजन लाइक सैंपल की बात हो रही है, सो दैट मीन्स कि इनटू जेड स्क्वायर होगा। दैट मीन्स इनटू जेड स्क्वायर होगा। और इज इक्वल टू जो हमें पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, दिस इज 15 वोल्ट। तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? 15/101। ये 10 ऊपर ले जाओ तो जेड स्क्वायर की वैल्यू होगी 150/101। ये थिंक 2 ही होती है, 10.2 होती है, 2 नहीं होती है? Sir, two तो ये होती है। 2 तो होती ये है ना? ओके, ये चीज आ जाएगी। तो इसको अब देखो, z इसका अंडर रूट फाइंड करना मुश्किल होगा, तो इसको जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर ही रहने दो। तो अब जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 150/102। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा आंसर 20 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 20 आ जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, ओके। सो अब मेरे को फाइंड करना है सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल में क्या होता था? n इक्वल्स टू 2 से हमें कहाँ भेजना है? n इक्वल्स टू 3 में। 2 से भेजना है 3 में। ठीक है, तो जब 2 से 3 में भेजना है तो ऑब्वियसली डिफरेंस कितना हो गया? 12.1। तो 12.1 इंटू जेड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 12.1 इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 150/102। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा 17.7 ईवी के अराउंड। ठीक है, सॉरी वोल्ट के अराउंड 17.7 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आई है क्वेश्चन सबको? Yes. किसी का डाउट इस क्वेश्चन में? एनीबॉडी? एनीबॉडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका सॉल्व होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल, ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल corresponding to corresponding to corresponding to second excited state, corresponding to second excited state, corresponding to second excited state is given as 13.5 eV, 13.5 eV। तो इसमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है? फर्स्ट लिखो आइडेंटिफाई द सैंपल। तुम्हें सैंपल बताना है कौन सा स्पीशीज है, या सीधा ऐसे लिख लो आइडेंटिफाई द स्पीशीज।
कौन सा स्पीशी है वो बताना है। सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द स्पीशी। थर्ड, तुम्हें बताना है एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, एनर्जी ऑफ, क्वेश्चन साथ साथ में लिखते जाओ, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू को to make the transition from second state to third excited state। ठीक है। एंड फोर्थ तुम्हें फाइंड करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, क्वेश्चन सिंपल है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो गलती मत करना, ध्यान से हर चीज को सॉल्व करना। फोर्थ है वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन, wavelength of the emitted photon when electron fall from first excited state first excited state to ground state to ground state। करो इस क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से चारों पार्ट्स को सॉल्व करो। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, can I know the chapter? Sir, ये because first day. आपका फर्स्ट डे है तो एक मिनट, आपको ये बैच, Yes, sir. आपको इस बैच में थोड़ी क्लास लेनी थी, आपको दूसरे बैच में क्लास लेनी थी ना। अब 11th में हो या रिपीटर में हो, मतलब रिपीट कर रहे हो या 11th में हो? Sir, 11. 11th में हो ना, तो आपको ये वाला ये लेक्चर नहीं ज्वाइन करना था। आपको इस ग्रुप में किसने ऐड किया? आपको तो दूसरे ग्रुप में जाना चाहिए था, मतलब दूसरे बैच में होना चाहिए था आपको। कब ज्वाइन किया है आपने? Sir, मैम ने sir, आज आज ही ज्वाइन किया है ना, तो आपको गलती से इस ग्रुप में ऐड कर दिया, जिसने भी किया होगा। तो आपको एक्चुअली एक और ग्रुप है 11th क्लास का, वो दूसरा बैच है, तो वो अब तो इसमें तो हम काफी आगे पहुंच गए हैं, तो आपको उस वाले बैच में जाना है और उसके शेड्यूल को फॉलो करना है। तो इस क्लास को लीव कर दो अभी, तो अभी मैम से एक बार बात कर लेना, उनसे आई थिंक मिस्टेक हो yes, गई होगी। ठीक है, yes. ओके Thank you, sir. ओके। हाँ भाई, हो रहा है सॉल्व क्वेश्चन? Yes, sir.
स्पीशीज इज हीलियम आयन। नहीं, हीलियम नहीं है। इस पे एक बार चेक करो। सर बेरिलियम। नहीं नहीं, बेरिलियम भी नहीं है। ध्यान से सोचो, ध्यान से, तुम्हें हर एक चीज की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। याद करो बाइंडिंग एनर्जी का क्या मीनिंग होता था। तभी मैं बोल रहा हूँ इसमें कंफ्यूजन बहुत सारी होती है बच्चों को, क्योंकि तब तो नहीं थी जब मैंने पढ़ाया था। पर अगर तुमने रिवाइज अच्छे से नहीं किया तो अभी इस क्वेश्चन में सबकी असलियत पता चल जाएगी, किसने किसने कितने अच्छे से रिवाइज किया था। तो बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए सबको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो बताओ बाइंडिंग एनर्जी का क्या मीनिंग था, क्या मतलब था बाइंडिंग एनर्जी का? Sir, binding energy is the energy which is required to make an electron jump from that state to मतलब infinity पे जब पहुंच जाए, ओके, यहाँ पे तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? n इक्वल्स टू Third 3, थर्ड ऑर्बिट। n इक्वल्स टू 3 थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। तो बाइंडिंग, अब मतलब बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है? मेरे को थर्ड ऑर्बिट से कहाँ भेजना है? इन्फिनिटी पे। मेरे को थर्ड से कहाँ भेजना है? इन्फिनिटी पे। तो जब थर्ड से इन्फिनिटी पे भेजना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? जितनी थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी उतनी ही तो रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि उसकी तो जीरो होती है n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। तो जितनी थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी उतनी ही तो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो थर्ड हाइड्रोजन के लिए अगर मैं तुम्हें पूछूं तो हाइड्रोजन के लिए थर्ड ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होती है बताओ? थर्ड सर ऑर्बिट की एनर्जी 1.51। 1.51। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.51 इंटू जेड स्क्र, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक सैंपल की बात हो रही है तो यहाँ पे इंटू जेड स्क्र करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 13.5 डिवाइड बाय 1.51 इक्वल्स टू जेड स्क्र। तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, थोड़ा बहुत इसको 1.5 ही ले लो अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट से पॉइंट गया तो ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 9 पे चला जाएगा। अप्रोक्सीमेटली क्या चला ही जाएगा, 59 से 35, 135, 9 पे चला गया तो z की वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं आ गई? बताओ। तो अगर z की वैल्यू 3 है तो सैंपल कौन सा? लिथियम 2 पॉजिटिव। सैंपल कौन सा? लिथियम 2 पॉजिटिव। समझ में आई बात? सिर्फ एक बंदे ने, कृतिका ने सही आंसर दिया है, लिथियम। ठीक है, समझ आई लिथियम क्यों आया? अब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो कैसे करोगे? सिंपली 13.6 इंटू जेड स्क्र, तो मतलब 13.6 इंटू 9 कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का, वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 122.4। ठीक है, ये माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ कर। कुशल यू कैन लीव। सर ने बोला है इसी में ज्वाइन करना है। किसने बोला है? तो किसने बोला है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, एक्चुअली जो ब्रोकर है ना, जिन्होंने मतलब इसका एडमिशन कराया है रेजोनेंस में, ओके, उन्होंने बोला है कि आपके साथ ही उसको क्लासेस करनी है, बिकॉज उन्होंने बोला कि वो आपसे बात कर लेंगे एंड जो भी चैप्टर्स रह गए हैं वो आप बाद में करा देंगे, लाइक इन क्लिनिकल क्लासेस। नहीं नहीं, एक्चुअली वो भी बैच मैं ही ले रहा हूँ, तो चलो मैं एक बार बात करनी पड़ेगी मुझे भी उनसे, वो समझ सर नहीं आप पा एक रहे बार हैं। बात कर लीजिए। ठीक है, चलो अभी इस क्लास, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा इस क्लास में कुछ, मैं तो इसलिए बोल रहा था, क्योंकि हम बीच में न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए समझाना। तो सर ठीक है, अभी हम एग्जिट कर देते हैं, आप एक बार ही उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक, उनका नाम ओके बता ओके, देंगे थैंक यू सर। प्लीज, उनका नाम क्या था? हाँ या सर, शिव कुमार शर्मा। ओके ओके, ठीक है, मैं बात कर लूंगा एक बार। आप मथुरा से ओके है ना? थैंक यू सर। मथुरा से आपकी एडमिशन हुई है या अलीगढ़ से? सर अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हुई, ओके ओके, ठीक है, मैं बात कर लूंगा एक बार।
ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम 2 पॉजिटिव आ गया, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इनटू क्या करना पड़ेगा z स्क्वायर, तो यहाँ से 122.4 आ जाएगा, ठीक है। देन थर्ड यहाँ पे है एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 4, तो सेकंड से 4 में भेजना है। सेकंड और 4 का डिफरेंस कितना होता है बताओ, सेकंड और 4 में कितना डिफरेंस होता है, निकाल लो, नहीं याद तो डिफरेंस निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 3.4, सेकंड का कितना था 3.4 माइनस 0.85, फोर्थ का 0.66 तो आ जाएगा तुम्हारा 0.66 या 2.55, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में वो थर्ड ऑर्बिट में होगा। यहाँ पे सेकंड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट थोड़ी है, इट इज अ सेकंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 की बात हो रही है यहाँ पे, 2 से 4 की बात हो रही है, क्योंकि सेकंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। यस सर यस। समझ आई बात। तो इन चीजों को मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि हर एक चीज को ध्यान से देखो, ठीक है, तुम गलती करोगे और वही बात हो रही है, ठीक है। तो 2.55 आ गया, अब निकालने के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा z स्क्वायर, तो 2.55 इंटू कर दो 9, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 22.95। समझ गए थर्ड वाला पार्ट, यस सर। ठीक है। फोर्थ वाला बताओ क्या आंसर आएगा, फोर्थ वाला तो निकाल के दिखा दो यार। फोर्थ वाले में क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ द emitted photon when electron fall from first excited, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n equals to 2 और ग्राउंड स्टेट मतलब n equals to 1, तो अब n equals to 2 से 1 पे आ रहा है, तो अब इसका वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए पहले तो एनर्जी निकाल लो, एनर्जी डिफरेंस वो कितना आ जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी डिफरेंस कितना होता है 10.2 इंटू जेड स्क्वायर करना पड़ेगा मतलब 9, तो ये आ जाएगा 91.8। अब वेवलेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दो एनर्जी का, एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है ना, ये 91.8 को मैं किसकी इक्वल कर सकता हूँ 12400 अपॉन लैम्डा, यहाँ पे क्या किस में आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, लैम्डा यहाँ पे किस में आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी तो ईवी में ही होती है ना, ये तो ईवी में होती है, तो यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हो एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 135 एंगस्ट्रॉम। बोलो भाई, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। पहले मैंने स्पीशीज कैसे फाइंड किया, बहुत ही सिंपल तरीके से, तुम्हें पता था बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है, n इक्वल्स टू 3 से मैं इन्फिनिटी पे भेजना चाहता हूँ, तो जो n इक्वल्स टू 3 की एनर्जी वही वो एनर्जी, तो यहाँ पे मैंने ये तरीका अपनाया, n इक्वल्स टू 3 की एनर्जी 1.51 होती है इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक सैंपल की बात हो रही है, तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल ली, स्पीशीज का पता चल गया। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या करना था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जो n इक्वल्स टू 1 की एनर्जी होती है वही आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो ये आ गया इतना। फिर समझ गए ना सब लोग, बताओ किसी में डाउट हो, किसी पार्ट में किसी को, एनीबॉडी किसी भी पार्ट में किसी को डाउट हो। यस सर क्लियर। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट टॉपिक इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम देखो, हमें क्या पढ़ना है ना, अब नील बोहर ने हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपना पूरा मॉडल जो है वो बनाया था। मतलब पहले हमारे पास हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम आया था, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम आया था हमारे पास, तो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम जो था उसको एक्सप्लेन करने के लिए नील बोहर ने इस टाइप का मॉडल डिजाइन किया कि हाँ वो एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन हो सके।
हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो सके। तो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम समझने से पहले हमें स्पेक्ट्रम को अच्छे से समझना पड़ेगा। वैसे ऐसा स्पेक्ट्रम हमारे सिलेबस में नहीं है, स्पेक्ट्रम से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस उसको समझने के लिए हमें स्पेक्ट्रम समझने पड़ेंगे कि अलग अलग टाइप के कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जैसे वो इसमें एग्जाम से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है? द फिनोमिनन, यहाँ पे लिखेंगे द फिनोमिनन, सेकेंड, हाँ, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग of a beam of light of a splitting of a beam of light into radiations of different frequency, into radiations of different frequency after passing through prism, after passing through prism। ये आई थिंक तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा ये चीज। तो is called dispersion, is called dispersion। ठीक है। and the pattern of the radiation and the pattern of radiations obtained after dispersion of beam, after dispersion of beam is called spectrum, is called spectrum। ठीक है। देखो डिस्पर्जन के बारे में तुमने आई थिंक पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, कि डिस्पर्जन फिनोमिनन क्या होता है। मान लो एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, मान लो यहाँ पे प्रिज्म है, इस तरह से यहाँ पे प्रिज्म है और यहाँ से कोई बीम ऑफ लाइट आई, ठीक है। तो ये जानी तो इस तरह से चाहिए थी सीधी, बट यहाँ पे क्या हो जाती है, ये डिस्पर्स हो जाती है अलग अलग वेवलेंथ्स में, इस तरह से अलग अलग कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। तो यहाँ से कोई बीम ऑफ लाइट आई, ये इसने क्या किया, बेसिकली प्रिज्म ने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में। मतलब एक बीम ऑफ लाइट आ रही है जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस है, तो उनको स्प्लिट कर दिया किसने, प्रिज्म ने। तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन, कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन स्प्लिट हो गई, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। और ये जो पैटर्न यहाँ पे हमें मिलता है, जिसको हम व्हाइट लाइट, जब हम यहाँ से व्हाइट लाइट डालते हैं प्रिज्म में, तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो पैटर्न मिलता है हमें, विबग्योर जिसको तुम बोलते हो, ठीक है, विबग्योर जो पैटर्न यहाँ पे तुम्हें मिलता है, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, स्पेक्ट्रम। उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे जो पैटर्न मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। समझ गए बात को, समझ गए। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ये नीचे इस तरह से होता है। इसके बारे में अभी देखेंगे, अभी मैं जस्ट स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझा रहा हूँ, इसके बारे में अभी करेंगे बात, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। चलो ये समझ आया सबको स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें ना, चलो एक तो इसकी बात कर लो, इंस्ट्रूमेंट क्या ही करना है। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, उसको स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इस काम के लिए, मतलब जिसपे बेसिकली ये पैटर्न वगैरह बनते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट पे ये पैटर्न वगैरह बनाए जाते हैं, उसको स्पेक्ट्रोस्कोप बोला जाता है, ठीक है। चलो उसकी हमें ज्यादा बात नहीं करनी, उसको स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्पेक्ट्रम है, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, स्पेक्ट्रम अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो बेसिकली तो मान लो एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, और एक तुम्हारा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हमारा मेनली काम एमिशन स्पेक्ट्रम के साथ है। फिर ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये फर्दर दो टाइप का हो सकता है। एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो सकता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो सकता है,
और दूसरा डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो सकता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो सकता है। और फिर ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी फर्दर दो टाइप का होता है, एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है, एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है, और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है तुम्हारा लाइन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली हमें यहां तक पहुंचना है, इस लाइन स्पेक्ट्रम के तक पहुंचना है, लाइन स्पेक्ट्रम तक पहुंचना है। तो हाइड्रोजन का जो, जिसके बारे में नील बोहर ने स्टडी की थी, वो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम था। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचना है, ये होता क्या है लाइन स्पेक्ट्रम। समझ गए यहाँ तक, बेसिक चीज समझे सब लोग? बोलो कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिखो जल्दी से सब लोग, फिर आगे बढ़े। यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़े। हो गया भाई? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। एमिशन स्पेक्ट्रम, देखो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में बेसिकली अगर कोई मैं रेडिएशन किसी सोर्स से कोई रेडिएशन इमिट हो रही है, किसी सोर्स से कोई रेडिएशन इमिट हो रही है, कोई भी सोर्स हो सकता है, वो सोर्स सन भी हो सकता है, और या फिर वो कोई गैस भी हो सकती है लो प्रेशर के अंदर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। किसी भी सोर्स से, मान लो कोई यहाँ पे मेरे पास सन नहीं है फॉर एग्जांपल, तो सन से व्हाइट लाइट आई, प्रिज्म पे पड़ी, वो सारा पैटर्न ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये भी एक तरीके से कौन सा स्पेक्ट्रम है? एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, दूसरी चीज, ये सोर्स अब जरूरी नहीं है सन हो सकता है, ये सोर्स कोई और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे एक कंटेनर है, इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब है या कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस है, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, जस्ट फॉर द एग्जांपल। इसको मैं हीट करूं नीचे से, फॉर एग्जांपल इसको मैं नीचे से हीट करूं। ठीक है, तो जब मैं इसको हीट करूंगा ना, नीचे हीट करता जाऊंगा, तो ये भी रेडिएशन एमिट करता है। तो इन रेडिएशंस को भी अगर प्रिज्म में मैं करवा के एक स्पेक्ट्रम अगर बनवाऊं, तो ये भी एक तरीके से क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो किसी सोर्स से जब लाइट निकलेगी और हम स्पेक्ट्रम उसका ड्रॉ करेंगे, दैट इज अ एमिशन स्पेक्ट्रम। उसको हम क्या बोल देते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। किसी से लाइट एमिट हो रही है, किसी सोर्स से लाइट एमिट हो रही है, दैट इज अ एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब जरूरी नहीं यहाँ पे हीट करें, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट लगा के, अलग अलग प्लेट लगा के बहुत ही हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करूं, तो उसकी वजह से भी इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिस वजह से ये फिर से रेडिएशन इमिट करेंगे। तो हीट करके या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू मैं इसको हीट करूंगा अगर, तो हीट करने पे ये रेडिएशन इमिट करेगी ये गैस। तो ये भी एक तरीके से क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब समझे सब लोग? ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, जस्ट एक बार लिख लेते हैं इसको। एक सेकंड मेरे को देना जस्ट। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? व्हेन द रेडिएशन
when the radiation emitted from some source emitted from some source that is from the sun, that is from the sun, or bypassing electric, or bypassing electric discharge, through a gas at low pressure, through a gas at low pressure, और by heating, और कैसे कर सकते हैं, by heating some substance to high temperature, or by heating some substance to high temperature. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम कहीं से किसी सोर्स से बेसिकली रेडिएशंस निकली, ठीक है, एंड इज पास्ड डायरेक्टली, उसको फिर हमने डायरेक्टली किस पे पास करवा दिया, थ्रू द प्रिज्म, पास डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म. प्रिज्म पे पास करेंगे तो जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा दैट इज एंड देन received on the photographic plate होती है, उस पे रिसीव कर लेंगे हम उस पैटर्न को, फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव कर लेंगे. एंड द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज एमिशन स्पेक्ट्रम, एंड द स्पेक्ट्रम. देखो थोड़ा सा आज का लेक्चर मतलब ज्यादा थ्योरेटिकल ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये चीजें काम की नहीं है, ये जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसको समझने के लिए ये सब कहानी हमें पढ़नी पड़ रही है. ठीक है, एंड द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम, एंड द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम. तो समझे चीज को, किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है, वेदर इट इज सन, वेदर हम कोई किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां से जो भी रेडिएशंस निकल रही है उसको प्रिज्म के थ्रू पास करके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमने जो स्पेक्ट्रम बनाया, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो ये पूरा की पूरी चीज है. ठीक है, तो जैसे हम मान लो यहाँ पे ऐसे स्लिट लगा के, फॉर एग्जांपल इस तरह से स्लिट लगा लेते हैं यहाँ, और यहाँ से मान लो सन से ही, फॉर एग्जांपल सन से व्हाइट लाइट आ रही है. ठीक है, तो यहाँ से लाइट पास करके प्रिज्म के थ्रू उसको हम, पता ही है तुम्हें, अलग अलग रेडिएशंस में इस तरह से कर रहे हैं. तो ये बेसिकली स्पेक्ट्रम होगा इस तरह से. अब ये सोर्स जरूरी नहीं है कि वही हो सकता है, इसको इस तरह से भी अब लिख सकते हैं. मान लो मैंने इस तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले ली, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन गैस ली है, और यहाँ पे मान लो मैं बैटरी के थ्रू इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से. यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज रख के मान लो मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन गैस भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इसका, तो यहाँ से भी ये रेडिएशन इमिट करेगी. तो यहाँ से ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है इसको भी ऐसे स्लिट लगा लूँ मान लो इस तरह से. इसको हीट भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं ऐसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू करूँ, हीट करके भी कर सकता हूँ, वो अलग अलग तरीके हैं. तो यहाँ से भी जो निकलेगी लाइट, उसको भी जब मैंने प्रिज्म के थ्रू पास करवाया, दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज ऑल्सो अ प्रिज्म, तो वहां से भी जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होगा. ठीक है, तो इस तरह से मान लो कि स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है. तो अब ये स्पेक्ट्रम किस टाइप का होता है इसकी मैं अभी डिस्कशन बाद में करूंगा. ये स्पेक्ट्रम किस टाइप का होता है इसकी डिस्कशन मैं अभी बाद में करूंगा. बट मान लो कोई भी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ तो वो भी एक तरीके से क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम है. इसकी मैं अभी बात बाद में करूंगा, ये स्पेक्ट्रम किस तरीके का ऑब्टेन होता है. ठीक है, बट जो भी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा वो भी क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम है. तो एमिशन स्पेक्ट्रम समझ के सब लोग,
बोलोगे? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट इसमें यहाँ तक? No, sir. ठीक है। अच्छा, लिखाने से अच्छा मैं अब थोड़ा सा ऐसे बोल के समझा दूं तो बढ़िया रहेगा थी। चलो अभी आगे आगे कुछ खास लिखने वाला है भी नहीं वैसे तो। ठीक है, यहाँ तक लिखो, जल्दी से लिख लिया सबने? साथ साथ में इसको लिख लो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि लिखने वाला इसमें ज्यादा है। इसमें साथ साथ में लिख लोगे तो बेटर रहेगा। बता दो हो जाए। लिख लिया सबने तो फिर बता देना एक बार। बढ़िया, आगे लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इस एमिशन स्पेक्ट्रम के ही मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसी का मान लो एक अलग अलग कैटेगरीज करेंगे। जैसे मैंने बोला ना, कंटिन्यूस हो सकते हैं और डिस्क्रीट हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है, देखो इसको मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा, बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जैसे मान लो व्हाइट लाइट आ रही है सन से, है ना, व्हाइट लाइट जो आ रही है सन से, इसको जब प्रिज्म पे फॉल करवा रहा हूँ, वही स्लिट विट लगा के, वही उस तरह से स्लिट लगा के एक्चुअल में इसको देखना एक बार, तो तुम्हें बढ़िया समझ में आएगा। एक्चुअल में देख पाओ तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो इसका इस तरह का कुछ मान लो स्पेक्ट्रम यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बताऊं, तो यहाँ पे नीचे वायलेट कलर होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। बट ये जो कलर होते हैं ना, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का यहाँ पे मतलब ये है कि कलर ये एक दूसरे में मर्ज हो रखे होते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे वायलेट कलर है, तो अभी वायलेट कलर खत्म ही नहीं होगा कि इंडिगो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो इंडिगो ये है, तो इंडिगो स्टार्ट हो जाएगा। वायलेट खत्म ही नहीं हुआ तो इंडिगो स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर मान लो ब्लू आ गया जैसे, ठीक है, उसके बाद ब्लू, तो ब्लू मतलब बीच में मर्ज होते हैं ये कलर, इस तरह से बीच में मर्ज होते हैं। तो ऐसे तुम उसमें एक बाउंड्री सेपरेट नहीं कर सकते, डिफरेंट कलर के बीच में बाउंड्री सेपरेट नहीं कर सकते। अगर तुमने कभी रेनबो देखा हो, तो रेनबो भी एक तरीके का क्या है, वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। तो तुम्हें ऐसे कभी दिखा है कि अलग से पूरा दिख रहा हो, रेड कलर अलग से दिख रहा हो, वो अलग से दिख रहा हो? वो कलर्स आपस में मर्ज हो रखे होते हैं। तो कई बार तो किसी किसी कलर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, इतने मर्ज हो रखे होते हैं। तो एक अभी खत्म नहीं हो रहा तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा उसी के ऊपर मर्ज हो रखा होता है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि कंटिन्यूस है, बीच में कोई अलग अलग नहीं है कि ऐसे रेड अलग है, वो अलग है, वो अलग है, अलग अलग नहीं है, मिक्स हो रखे हैं आपस में। ठीक है, मिक्स हो रखे हैं। तो इसकी अगर तुम पिक्चर देखोगे या फिर लैब में अगर प्रिज्म के थ्रू अगर देखो या रेनबो को ऑब्जर्व करो, तो ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग होता है, बट मर्ज हो रखे होते हैं आपस में। ठीक है, कलर्स आपस में मर्ज हो रखे हैं। तो जैसे रेड है, तो रेड मतलब इस तरह से, फिर ये आपस में ऑरेंज जो है, मतलब जैसे भी ये कलर यहाँ पे मेरे को दिखने के, इस तरह ये इसके ऊपर ही मर्ज हो रखा होगा, ऐसे उसके ऊपर मर्ज हो रखा होगा। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा तुम्हें। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वही चीज है, व्हाइट लाइट फॉल कराएंगे वही सब होगा, बट इसमें तुम देखना, दीज कलर्स आर सो कंटिन्यूस, इसमें सिर्फ ये चीज लिख लो, दीज कलर्स आर सो कंटिन्यूस, आर सो कंटिन्यूस that each of that each of each of them that each of them merge into next
hence the spectrum is called continuous spectrum. Hence the spectrum is called continuous spectrum. तो ये किस केस में होता है? जो सन से नॉर्मली व्हाइट लाइट आती है, जो सन से नॉर्मली व्हाइट लाइट आती है उसका अगर हम देखें तो वो जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ये विबग्योर वाला। तो इट इज ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। समझ गए बात को? बोलो भाई, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, एक दूसरे पे मर्ज होते हैं बस, ये मान लो। और डिफरेंट बाउंड्री हम इसमें सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम डिफरेंट बाउंड्रीज जो हैं वो सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज, एक चीज और लिख लो, देयर इज नो शार्प बाउंड्री, देयर इज नो शार्प बाउंड्री between these colors, between these colors। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आई थिंक। अब ये तो हो गया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब बात कर लेते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंटिन्यूस तो तुमने देखा ही है, छोटी क्लासेस में भी तुम्हें कंटिन्यूस, अभी तक तुमने जिंदगी में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में ही पढ़ा है और देखा है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब हम देखेंगे डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में भी सबसे पहले देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या है पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं, फिर तुम देखना। जो हमने दूसरा केस किया था, जिसमें मान लो गैस है, मान लो हाइड्रोजन गैस है, उसको हीट किया या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू हमने। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो होगा क्या, होगा क्या देखो, अब इसमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। हाइड्रोजन एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट शेल में, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके मान लो ये दूसरे शेल पे जंप कर जाता है। फॉर एग्जांपल ये दूसरे शेल पे जंप कर गया, तो जब ये दूसरे शेल पे जंप किया तो इसकी एनर्जी बढ़ी, क्योंकि फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6। फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 होती है। सेकंड शेल की एनर्जी कितनी होती है, -3.4। फिर नेक्स्ट कितनी होती है, -1.51। तो एनर्जी बढ़ रही है। पहले इसकी एनर्जी कम थी, फर्स्ट शेल में इसकी एनर्जी कम थी, इसने क्या किया, बाहर से इस हीट की फॉर्म में एनर्जी को गेन किया और ये जंप कर गया सेकेंड एनर्जी लेवल पे। बट ये जंप तो कर गया, बट अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये हर एक, मतलब यूनिवर्स में हर एक बंदा अपनी एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करता है। यूनिवर्स में हर एक बंदा अपनी एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करता है। अगर जैसे तुम्हें मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर दूं, टेरेस के ऊपर खड़ा कर दूं, और यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम डरोगे, नीचे देख के डरोगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है ना तुम्हारी, तो एनर्जी बढ़ गई है तो तुम भी एक जल्दी जल्दी से क्या करोगे, नीचे आने की कोशिश करोगे, अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करोगे, तो तुम नीचे आने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो हर एक बंदा अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है और स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। तो ये कैसे कर सकता है, अगर ये फिर से इस सेकेंड शेल से फिर से फर्स्ट में जंप करे, तो पहले तो ये एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब मे बी मैंने तो इसमें सेकंड बोला, बट ये थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है, तो किसी में भी चला गया। फिर उससे मान लो वापस आ गया, तो जैसे सेकंड से फर्स्ट में वापस आया, तो जैसे ही सेकंड से फर्स्ट में वापस आएगा, तो ये कुछ एनर्जी रिलीज भी करेगा। ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करेगा। मान लो ऐसे ही n=5 में पहुंच गया इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, मैंने इतना हीट किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया n=5, तो ये फिर से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए n=1 पे आएगा। तो जब n5 से 1 पे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा किस फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। तो जब ये रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा तो इसी का हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे। अब देखो इसमें सीन क्या होता है, अब इसमें क्या है, कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स है, इसमें कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स है। मतलब
जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4, ऐसे थर्ड -1%। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी पर्टिकुलर एनर्जीज की ही रेडिएशंस को इमिट कर सकता है। मतलब जैसे यहाँ तो ये जैसे फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितना होता है 10.2 ईवी का ना, फर्स्ट और थर्ड में कितना होता है 12.1 ईवी। ऐसी का अलग अलग डिफरेंस है हर एक एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है अलग अलग एनर्जी लेवल में, जो रेडिएशन निकलेगी वो इतनी ही एनर्जी दे सकता है। क्या इसके अलावा कोई दे सकता है? कुछ सोच के देखो, जब वो एक से दूसरे में जंप करेगा तो उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वही तो उसी एनर्जी की तो रेडिएशन वो एमिट करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी आएगी। वैसे रैंडमली थोड़ी कोई भी एमिट कर देगा, क्योंकि बोहर ने क्या बोला था कि एटम के पास फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स है, उसके पास फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स है 1 2 3 4 5 6, ऐसे बीच में उसके कुछ नहीं है, तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। तो अगर मान लो 5 से 1 पे जंप करता है तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो ही उसी एनर्जी की वो एमिट कर सकता है। मतलब हर एक एनर्जीज की वो रेडिएशन एमिट नहीं कर सकता। कर सकता है क्या बताओ मेरे को? हर एक रेडिएशन की एनर्जी एमिट कर सकता है? नो सर। ओके हर एक No, एनर्जी, हाँ, तो हर एक की एमिट नहीं कर सकता। तो जिस वजह से अब होगा क्या, जिस वजह से होगा क्या, अब मान लो यहाँ पे स्पेक्ट्रम हम ड्रॉ करते हैं, इसका इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। तो मान लो जब ये सेकंड से फर्स्ट में जंप किया तो इसने कोई रेडिएशन इमिट की, स्पेक्ट्रोग्राम में स्पेक्ट्रोग्राफ में हमने वो रेडिएशन नोट कर ली, हाँ ये रेडिएशन है, ठीक है। फिर जब सेकंड मान लो इलेक्ट्रॉन ने रैंडमली थर्ड से सेकंड पे जंप किया तो वो कोई उसकी कोई रेडिएशन आ गई, डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ हम इसको अरेंज करेंगे। तो इसके बीच में क्या होगा, ये मान लो एक डार्क स्क्रीन है, एक डार्क स्क्रीन है जहाँ मान लो डार्क फोटोग्राफिक प्लेट है, उसके ऊपर हम इस रेडिएशन को नोट कर रहे हैं। बीच में इसके कुछ ना कुछ गैप आएगा, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा था ना, यहाँ पे बीच में गैप आएगा। गैप क्यों आएगा? क्योंकि ये हर एक रेडिएशन को तो ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा ना, हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब हर एक रेडिएशन की हर एक एनर्जी की रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा। मान लो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आई जो कि 2 से 1 पे जंप करने पे आई, तो अब वो उसके आसपास की कुछ रेडिएशंस को वो नहीं एमिट करेगा। वो किसको करेगा? जब 3 to 1 वाली को करेगा, या 2 to 3 वाली को करेगा, या 4 to, जो फिक्स्ड ये इनके बीच में डिफरेंस है उसी को कर सकता है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप्स आएंगे, क्योंकि इनके बीच में वेवलेंथ का पर्टिकुलर डिफरेंस होगा, वेवलेंथ का पर्टिकुलर क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या आएंगे, गैप्स आएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या बन जाती है, लाइंस टाइप बन जाती है, इसलिए इसको एक लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। यहाँ पे क्या बन जाती है, लाइन टाइप्स बन जाते हैं, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो होगा क्या, ये पूरी पीछे क्या है, डार्क बैकग्राउंड है, ये पूरी पीछे डार्क बैकग्राउंड है, और इस डार्क बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें ब्राइट लाइंस मिलेंगी, कुछ ना कुछ। मैं इसको लिखाऊंगा अच्छे से, अभी मैं जस्ट रफ में समझा रहा हूँ। मुझे कुछ ब्राइट लाइंस मिलेगी, ठीक है, और उसमें कुछ कलरफुल लाइंस होंगी। कलरफुल कौन सी होंगी? जो विजिबल रीजन में लाई करेंगे, जो विजिबल रीजन में लाई करेंगे वो कलरफुल लाइंस होंगी इसमें, ठीक है। तो इसमें अब इसमें क्या था ना, इसमें तो वो इसमें जो है ना वो, तो मान लो इसमें मेरे पास रेडिएशन है जिनकी रेंज है, जिनकी वेवलेंथ की, मान लो सन से जो लाइट आ रही है, जस्ट एज एन अजम्पशन, मान लो उसकी वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर टू मान लो 500 नैनोमीटर। तो ये क्या करता है, ये सब एक एक वेवलेंथ को अलग कर देता है, 200 वाली अलग, 201 वाली अलग, 202 वाली अलग, फिर 203 203, तभी इसका स्पेक्ट्रम इस तरह का है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि एक एक रेडिएशन को अलग कर दिया उसने। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पे कौन कौन सी रेडिएशन तुम्हें मिल सकती है? जो तो एक तो जहाँ तो n 1 to 2 वाले डिफरेंस वाली, या 2 to 3 वाली, जो फिक्स्ड डिफरेंस है, जो एनर्जी लेवल्स के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जितने भी डिफरेंस है, वो ही वेवलेंथ हमें मिल सकती है। कंटिन्यूसली वेवलेंथ नहीं मिल सकती कि 200 वाली भी मिले, 201 वाली भी मिले, 203 वाली मिले। इट इज इम्पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमें तो पहले हमें पहले क्या मिला था, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम हमने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने, ठीक है।
तो जब अलग अलग साइंटिस्ट इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, फिर नील बोहर ने भी इसको ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि भाई ये सच्चाई तो है कि लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो उसने दिमाग लगाया कि इस लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। उसने ये सोचा कि भाई कुछ ही वेवलेंथ्स आ रही हैं, बीच में गैप आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने फिर वहां से गेस करना स्टार्ट किया कि कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होंगे, उनको उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही इलेक्ट्रॉन वहां से वहां जंप कर रहा है। तो ये पूरा दिमाग इसने इसको देख के ये अपना जो एटॉमिक मॉडल है वो बनाया है कि ये एक्सप्लेन हो जाए। और फाइनली एक ऐसा एटॉमिक मॉडल बना दिया जिससे ये पूरा का पूरा लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ आया। इसको अब लिखाता हूँ तो लिखने से थोड़ा और क्लियर होगा। सर सही से नहीं आया। सही से आएगा भी नहीं मुझे पता है, तो एक बार मैं लिखाता हूँ फिर से समझाता हूँ। एक बार मेरे को लिखने दो फिर से समझाता हूँ। तो इसमें लिखो एक बार, when atoms of an element when atoms of an element are heated, atoms get excited। मतलब एटम्स लिखना भी यहाँ पे गलत है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड यहाँ पे होगा। मतलब चलो, एंड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम electron jumps from jumps yeah electron jumps to higher energy levels। एनर्जी लेवल्स क्या है, शेल्स। एंड बिकम अनस्टेबल अनस्टेबल बन गया वो। एंड टू गेन स्टेबिलिटी it jumps down it jumps down and emit light this emitted light this emitted light is dispersed, मतलब वही प्रिज्म के थ्रू पास करके डिस्पर्स करवाया। एंड द पैटर्न ऑफ डिस्पर्स लाइट इज एंड द पैटर्न ऑफ dispersed light is called line spectrum of that particular element या of that particular atom जिसको भी हमने हीट किया था। यहाँ पे एलिमेंट ही लिख लो, जिस भी एलिमेंट के एटम्स को हमने हीट किया था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अब फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। इतनी बात तो समझे ना, जब हमने हीट किया तो वो हाई एनर्जी लेवल पे गया, जब वो फिर से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नीचे वाली एनर्जी लेवल्स पे आएगा तो लाइट को एमिट करेगा, उसी लाइट को हमने फिर प्रिज्म के थ्रू पास करके स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया। ये चीज तो यहाँ तक तो समझ गए सब लोग, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक बार इसको लिखो फिर मैं आगे समझाता हूँ। एक बार इसको लिख लो। हैंड रेस कर दो जब हो जाए तो।
अच्छा, अब देखो फिर से समझने की कोशिश करो। मान लो मैं हाइड्रोजन का ही ड्रॉ करता हूँ n=1, जिसकी एनर्जी कितनी होती है 13.6 माइनस में, फिर n=2 जिसकी एनर्जी -3.4। ये डिफरेंस कम होता जाता है ना। फिर n=3 जिसकी एनर्जी कितनी होती है -1.5, फिर n=4 जिसकी एनर्जी -0.8। इस तरह से ये डिफरेंस कम 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 ऐसे ऐसे चलता जाता, फाइनली n=∞। अब मान लो देखो, इलेक्ट्रॉन हीट को गेन करके यहां से यहाँ एक्साइट हुआ, यहाँ पे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ से यहाँ वापस आएगा इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, तो कितनी एनर्जी की रेडिएशन यहाँ से रेडिएशन इमिट करेगा, कितनी एनर्जी की 10.2 EV की। ठीक है, अब मान लो ये गया 3 पे चला जाए जंप करके, मान लो 3 पे चला जाए, तो 3 से वापस आएगा जब 1 पे, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 12.1 EV की रेडिएशन देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जंप करके जैसे मान लो 4 पे चला जाए, तो 4 से 3 पे आए, फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी एमिट करेगा। या फिर 5 पे चला जाए, 5 से 3 पे आ जाए। बहुत यहाँ पे देखोगे ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जंप करके 6 पे चला जाए, 6 से 4 पे आ जाए, 4 से 2 पे आ जाए, मतलब ऐसे बहुत सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर जितनी भी ये पॉसिबिलिटी है, वो इन्हीं पॉसिबल एनर्जीज की रेडिएशंस को इमिट कर सकता है। क्या रैंडमली कुछ भी कर देगा? मैं रैंडमली तुमसे बोलूं कि जैसे 10.2 EV है, तो मान लो मैं बोलूं कि 10 EV की एनर्जी इमिट कर दे ये, तो रैंडमली ऐसे कुछ भी थोड़ी पॉसिबल होगा। जो फिक्स्ड यहाँ पे डिफरेंस है, उन्हीं की एनर्जीज को ही तो ये इमिट कर सकता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ इस चीज में। तो हर एक वेवलेंथ को थोड़ी ये इमिट कर देगा, कुछ फिक्स्ड वेवलेंथ होगी ना, जैसे इस एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ वेवलेंथ आएगी, इसके अकॉर्डिंग कुछ आएगी, इसके अकॉर्डिंग कुछ आएगी, इसके अकॉर्डिंग कुछ आएगी। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, वो मान लो यहाँ पे पूरा डार्क बैकग्राउंड है, ठीक है, पूरा ये डार्क है, डार्क फोटोग्राफिक प्लेट है, डार्क है पूरा, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ हमें ब्राइट लाइंस मिलेंगी इस तरह से, कुछ इस तरीके से। तो इसको अगर मैं ब्लैक कर सकता हूँ क्या, मान लो ये पूरा पूरा ब्लैक है ना, पूरा ब्लैक है। इसको कलर करने का कोई तरीका है? चलो जस्ट ऑब्जर्व कर लो कि ये पूरा ब्लैक है। मान लो डार्क रूम में कर रहा हूँ तो ये पूरा डार्क होगा मान लो। तो जहां जहां वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ बीच बीच में कहीं कहीं आएंगी ना, तो बीच में ऐसे लाइंस आएंगी, ये क्या होंगी, ब्राइट लाइंस होंगी। ठीक है, डार्क में कुछ ब्राइट लाइंस दिखेंगी हमें। हाँ, अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आई तो वो उनका कुछ ना कुछ कलर्स भी दिखेगा, हमें कुछ ना कुछ कलर भी दिखेगा, बट कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि हर एक वेवलेंथ की थोड़ी आएगी ना। समझ रहे हो ना बात को? ये अगर जैसे वो नॉर्मल मैंने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखा था, तो वो उसमें वो हर एक वेवलेंथ में ब्रेक डाउन कर देगा उसको। 200 से 500 नैनोमीटर को 200 की अलग कर देगा, 201 की अलग कर देगा, 202 की अलग कर देगा, 203 की अलग कर देगा। तो पूरा ऐसे सबको अलग कर देगा। तो जब सबको ही ऐसे से अलग कर देगा, तो एक कंटिन्यूस टाइप स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। पर इसमें ये पूरी डार्क बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, मुझे पता है ये समझना थोड़ा सा होता है, तो यहाँ पे तुम ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे मैं जस्ट ऐसा तुम्हें समझाता हूँ। ये पूरा ना पूरा डार्क है, इस तरह से ये पूरा डार्क है, पूरा डार्क है। बीच में ये थोड़ी सी ब्राइट लाइन आएगी, बीच में मान लो थोड़ा सा ब्राइट रीजन आ गया, ये पूरा डार्क है, बीच में ये थोड़ा सा ब्राइट रीजन आ गया इस तरह से। ठीक है, फिर पूरा डार्क है, फिर ये ऐसे मान लो बीच में ब्राइट रीजन आ गया, इस तरीके से है। आई होप समझ रहे हो। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो, ये जो बीच में ये बीच में जो व्हाइट थोड़ा थोड़ा व्हाइट पोर्शन आ रहा है, ऐसे ही आगे भी ये चलेगा। ठीक है, ये क्या है, ब्राइट लाइंस, इसको लिख लो, दीज
bright lines on dark background, on dark background is called line spectrum, is called, इसी को ही लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ये डार्क पोर्शन कौन सा है? जिसपे वो वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ नहीं आ रही, फिर उसने पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट कर दी, जो एनर्जी डिफरेंस जितना आया, फिर कुछ डार्क पोर्शन आया, फिर उसने कुछ, तो इस तरह से कंटिन्यूस नहीं आएगा, बीच में गैप्स आएंगे। ठीक है, समझ में आई अब थोड़ी बहुत चीज? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, इसी को लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और यही हाइड्रोजन का ही लाइन स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना है। ठीक है, बाद में। ठीक है, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम ही हमें पढ़ना है। ओके, तो चलो, समझाना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसको अगर तुम देख पाओ एक्चुअल में तो अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, चीजों को देख पाओ अगर अच्छे से, तो ये दिक्कत हो जाती है कई बार। अच्छा, अब बैंड स्पेक्ट्रम क्या है? बैंड स्पेक्ट्रम एक तरीके का लाइन स्पेक्ट्रम जैसा ही है, इसको मैं ज्यादा अब नहीं समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा बोल के छोड़ दूंगा बस। बैंड स्पेक्ट्रम, तो बैंड स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है? तुम ऐसा लिख लो, ऑब्जर्व्ड इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मान लो CO2 है, या H2CO3 है, या CaCO3 है, या SO3, कोई भी कॉम्प्लेक्स से मॉलिक्यूल है। अब उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ढेर सारे एनर्जी लेवल्स हैं, कौन कहीं पे, कोई कहीं पे जंप कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है, कोई, मतलब पूरा होच पोच हो रखा है उसको उसका पूरा कैलकुलेट करना। अब देखो, हाइड्रोजन के लिए तो ये चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही नील बोहर एक्सप्लेन कर पाया था, क्योंकि बाकी सबको एक्सप्लेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें अलग ही टाइप की कहानी होगी। मतलब जैसे SO2 को देखूं तो सल्फर का अलग एनर्जी लेवल, इसमें अलग इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में अलग अलग पूरा इलेक्ट्रॉन्स, कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे, तो पूरा होच पोच सिस्टम है इसमें। ठीक है, तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के केस में जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है उसको बैंड स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ठीक है, इसको बैंड स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें इसमें बेसिकली क्या होता है बैंड स्पेक्ट्रम में, एक चीज याद रख सकते हो, बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम इज is also a kind of, is also a kind of लाइन स्पेक्ट्रम। ये भी एक तरीके का वैसे लाइन स्पेक्ट्रम की तरह ही होता है, क्योंकि कंटिन्यूस तो ये भी नहीं होता, ये भी तो होता है डिसकंटिन्यूस। ये वेयर लाइंस आर, वेयर लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड, मतलब उसमें लाइंस बहुत ही पास पास होती हैं। जैसे इस ये और ये में काफी ज्यादा डिफरेंस है ना, उसमें बहुत पास पास होती है, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना, कहीं कहीं से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, मतलब वेवलेंथ की होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने एनर्जी लेवल्स हैं, अलग अलग एटम्स है, कहीं पे जंप कर सकता है, तो इसलिए काइंड ऑफ ये भी होता तो लाइन स्पेक्ट्रम ही है, पर लाइंस क्लोजली स्पेस्ड होती हैं। और इसको हमें ज्यादा कोई टेंशन वाली लेनी, क्योंकि ज्यादा हमें पढ़ना सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम ही है हाइड्रोजन का, तो इसका ही मेन, इसको समझाने के लिए मेन ये पूरी राम कथा आज की समझाई है। ठीक है, इसमें काम की चीज यही थी बस। ठीक है, और इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अलग अलग सीरीज पढ़नी है, इसको अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को भी अभी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर एक चीज पूछनी है। बोलो। सर जो क्या कहते हैं, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो मतलब ऐसे सन से लाइट आई हाँ या फिर कोई और हाँ किसी से आई, तो सर सन में तो सर मतलब ऐसे 7 कलर्स ही होते हैं, मतलब जब वो स्पेक्ट्रम बनता है तो सर उसमें तो फिक्स वेवलेंथ होनी चाहिए ना, क्या क्या कितनी तो सर वेवलेंथ वो होगी? कंटिन्यूअस, ओ यार सर देखो, मतलब जो सन की जो लाइट रेज रेड, आती है ना। रेड का मतलब ये थोड़ी, अब देखो विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से लेके कहाँ तक होता है बताना मेरे को। 400 नैनोमीटर टू अप्रोक्सीमेटली 750 नैनोमीटर तक होता है। तो तुम्हारे बोलने का ये मतलब है कि इसमें 5 ही वेवलेंथ ऐसी है जो अलग अलग कलर शो करेंगी, ये बोल रहे हो तुम?
मैं इसे ये बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसे जो कोई कलर होता है तो उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है ना, तो जैसे हमको पता है कि सनलाइट से मतलब जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें बट 7 कलर्स का बनता है। तो तो ये अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी मेरे भाई, अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी फिर तो इसमें 7 ही वेवलेंथ ऐसी होनी चाहिए जिसका कलर है। पर ये तो इतना बड़ा रीजन है, फिर ये क्या है? इतना बड़ा रीजन क्या है? ये तो पूरा रीजन है ना, वायलेट टू रेड तक। तो फिर तुम तो मैं तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि वायलेट की एक कोई वेवलेंथ है और उसकी ब्लू की एक है कोई, उसकी एक रीजन होता है इनका। ऐसा नहीं है, ये एक रीजन होता है। इतने रीजन में वायलेट कलर डोमिनेट करता है, इतने रीजन पे वो करता है, इतने रीजन पे वो करता है, इतने रीजन पे वो करता है, इतने रीजन पे रेड करता है। समझे बात को? तो ऐसा नहीं है कि रेड की एक ही वेवलेंथ है कि एक है ये है तो रेड है। ओके सर। इट इज अ रीजन काइंड ऑफ थिंग, जिसमें थोड़ा थोड़ा कलर का वेरिएशन आता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे एक रीजन में थे तो वायलेट कलर था, फिर धीरे धीरे अलग थोड़ा सा इसमें एंटर करके, मतलब ये अभी खत्म नहीं होता, दूसरे की थोड़ा थोड़ा कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है, क्योंकि सबको तोड़ दिया एक एक वेवलेंथ में। तो ऐसा नहीं कि इतनों का यही फिक्स्ड कलर है, तभी तो कंटिन्यूस बन रहा है। एक अभी खत्म नहीं होता कलर, दूसरा पहले स्टार्ट हो जाता है, तभी तो मर्ज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, यस समझे? सर। ओके, ठीक है, अच्छा डाउट था, ठीक है, बढ़िया। और किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? No, sir. नो सर। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक या लिखना है अभी? सर लिखना है। लिखो लिखो सर जल्दी, लिखना है। लिखो। डन? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक लास्ट हमारा बचा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमारे काम का तो नहीं है बट एक बार देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें हम क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? मान लो मेरे पास कोई सैंपल है, ये किसी भी सोल्यूशन का हो सकता है। मान लो इसमें NaCl सोल्यूशन है या कोई भी और है, या फिर हाइड्रोजन सैंपल ही है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस ही है। कुछ भी और भी हो सकता है, लिक्विड सोल्यूशन भी हो सकता है, कोई NaCl एक्वस, ठीक है, BaCl2 एक्वस, या कोई और गैस। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस सैंपल में से व्हाइट लाइट को पास कराते हैं। यहाँ से मैंने व्हाइट लाइट को पास करवाया, यहाँ से मैंने व्हाइट लाइट को पास करवाया। अब होता क्या है, ये जो व्हाइट लाइट है इसमें अलग अलग टाइप की रेडिएशंस होती हैं। कुछ रेडिएशंस को, कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस को ये अब्सॉर्ब कर लेता है, ये सैंपल अब्सॉर्ब कर लेता है, और कुछ को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देता है। कुछ को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देता है, ये मान लो ट्रांसमिटेड लाइट है। तो कुछ को अब्सॉर्ब कर लेता है, कुछ को अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर ये जो ट्रांसमिटेड लाइट आई, इसको वही यहाँ पे फॉल करवाया, और यहाँ से मेरे को स्पेक्ट्रम यहाँ पे मिला। ठीक है, इस तरह से स्पेक्ट्रम मिला। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या चीज है, इसने क्या किया, कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिए, कुछ को
ट्रांसमिट कर दिया। तो जब ऐसा होगा तो होगा क्या यहाँ पे, ज्यादातर लाइंस को ये क्या करेगा, ज्यादातर लाइंस, वॉइस क्लियर नहीं है। क्या वॉइस क्रैक हो रही है? हेलो एवरीवन, अभी आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रहा है। हेलो सर क्लियर नहीं है। हेलो एवरीवन, अभी आ रही है आवाज सही? हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. कहाँ पे थे हम? वो लिखा था या नहीं? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सैंपल था, यहाँ से लाइट पास करवाई, कुछ एब्जॉर्ब कर ली, कुछ ट्रांसमिट हो गई। तो ज्यादातर रेडिएशंस को ये ट्रांसमिट कर देता है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा ना, वो किस तरह का होगा? इस बार बैकग्राउंड तुम्हारी जो होगी वो किस तरह की होगी? बैकग्राउंड वाइट, सॉरी ब्राइट होगी। इस केस में बैकग्राउंड ब्राइट होगी और उसमें कुछ डार्क लाइंस आएंगी, उसमें इस तरीके से कुछ डार्क लाइंस आएंगी। बताता हूँ कैसे, क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पे लिख लो डार्क लाइंस, डार्क लाइंस ऑन ऑन ब्राइट बैकग्राउंड, ऑन bright background is called absorption spectrum, is called absorption spectrum। जो ये डार्क बैकग्राउंड है, ये वो रेडिएशन है जो इसने ट्रांसमिट कर दी, जो कि ब्राइट बैकग्राउंड, ब्राइट जो भी ब्राइट रीजन है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, उसमें क्या है, वो रेडिएशन है जो इसने ट्रांसमिट कर दी डायरेक्टली। तो ज्यादातर रेडिएशन को ये डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देगा, कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया। जिनको एब्जॉर्ब कर लिया वो बीच में डार्क लाइंस क्रिएट कर रहा है, वो बीच में क्या कर रहा है, डार्क लाइंस क्रिएट कर रहा है। इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। अच्छा, ये समझ नहीं भी आएगा तो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, ये जस्ट मैंने बता दिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वैसे हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। अच्छा, क्यों ये बीच में एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे हाइड्रोजन के एग्जांपल लो, तो हाइड्रोजन में फिर से वही चीज है, बीच में न्यूक्लियस एनर्जी लेवल्स, तो कुछ रेडिएशंस को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया 1 से 3, 1 से 2, तो कुछ रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब कर ली इन ऑर्डर टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब कर ली वो बीच में डार्क रीजन क्रिएट कर रही है, जो सीधी सीधी ट्रांसमिट होगी, जो इसके काम की नहीं थी, जो इसके काम की नहीं थी। मान लो 10 eV इसके काम की नहीं थी, क्योंकि 10 eV इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिफरेंस कहीं पे है ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड में 10.2 का डिफरेंस है, तो 10 eV किसके काम की नहीं थी, वो डायरेक्टली निकल जाएगी। ऐसे जो जो इसकी काम की नहीं थी वो डायरेक्टली निकल जाएंगी, जो जो काम की थी जिसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो सकता है उसमें एब्जॉर्ब हो गया, तो उसने बीच में डार्क लाइंस क्रिएट कर दी, और जो सीधी निकल गई वो ब्राइट रीजन यहाँ पे क्रिएट कर रही है। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई बात? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छे समझ ना भी आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम, दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम। तो काफी था इसमें मुश्किल समझाना। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया हो, किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी भी। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो अब नेक्स्ट हमें बेसिकली इस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट हमें लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को डिटेल में पढ़ना है। समझ लिया था हमने कैसे एब्जॉर्ब हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू, या हीट किया, वहां से व्हाइट लाइन निकली, वो स्पेक्ट्रम जो एब्जॉर्ब हुआ वो हमने वहां तक तो समझ लिया था। ठीक है, तो अब इस लाइन स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो अब तो ये खत्म ही होने वाला ये लेक्चर, तो इसको, इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से हम फर्दर स्टार्ट करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो Yes, sir. शीट को भाई कर लो आगे तक, देख लेना डी सेक्शन कर पाओ या ना, पता नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो देख लेना। एक्सेस 2 में भी थोड़ा बहुत देख लेना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक बार जितना कवर हुआ है, जितने डाउट्स वगैरह हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर बाकी फिर कुछ 5-6 लेक्चर पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, अभी टाइम लगने वाला है इसमें काफी। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर मान सकते हो तुम ऑलमोस्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का, से काफी बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, बाय बाय।